नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। हम लोग आज बात करेंगे सीडीपी के खंड को, जिसमें पहला खंड आज लेके चल रहे हैं। पहला सेशन, पहला लेक्चर है आपका, जिसमें हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान, जिसमें बाल मनोविज्ञान के क्रम में मनोविज्ञान के विकास का क्रम देखेंगे, मनोविज्ञान के स्कूल को देखेंगे, और फिर बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग वृद्धि और विकास की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे बाल मनोविज्ञान। हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान में हम दो खंडों का अध्ययन करते हैं, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। यानी इस खंड को पढ़ने के पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा की जो प्रक्रिया चलती है उसमें मनोविज्ञान का हम उपयोग करते हैं। उसी चीज को यहाँ समझ रहे हैं। जैसे पहला आपका है शिक्षा या एजुकेशन, और दूसरा आपका है मनोविज्ञान। तो शिक्षा का यदि हम मूल उद्देश्य जो व्यवहार परिमार्जन या व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं, यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? व्यवहार का परिमार्जन अर्थात मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। और मनोविज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं? मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इस तरह इन दोनों को मिलाकर जब हम चलते हैं तो कहते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए जब हम व्यवहार के अध्ययन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो व्यवहार का परिमार्जन हम करते हैं वह शैक्षिक प्रक्रियाओं में या शिक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत हम बात करते हैं कि शैक्षिक परिस्थितियां जो निर्मित होती हैं, उन शैक्षिक परिस्थितियों में बच्चे का व्यवहार परिवर्तन हम कैसे करें, उसी के लिए हम मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो हमारे बाल मनोविज्ञान के खंड में, और इसी को हम कहते हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान। तो जब हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम मनोविज्ञान और शिक्षा के अलग अलग खंडों की चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान में यदि हम देखें तो जो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, मनोविज्ञान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वह है मन का विज्ञान। क्या है? मन का विज्ञान। किंतु इसका अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी ट्रांसलेशन साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी यूनानी भाषा की साइकी और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ है आत्मा, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो इस तरह हम जब इसकी बात करते हैं, अगर यूनानी भाषा से जो उत्पत्ति हुई है, यूनानी भाषा के शब्द साइकी और लोगस से, तो उसका साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है आत्मा का अध्ययन। ये तो इसके शाब्दिक अर्थ। अब मनोविज्ञान के प्रारंभ की बात करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मनोविज्ञान पहले कहाँ से था? यह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत था, और दर्शन शास्त्र से ही एक, यानी दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में यह मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव मिलता है। और जब दर्शन शास्त्र की शाखा से यह अलग होता है और मनोविज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित में, तो सबसे पहले इसे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे महोदय ने आत्मा का अध्ययन के रूप में स्वीकार किया। आत्मा का अध्ययन सबसे पहले कब? 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने इसे आत्मा के अध्ययन के रूप में, किंतु आत्मा के अध्ययन के रूप में हम व्यक्ति के जीवन व्यवहार, उसकी क्रियाओं के अध्ययन करने में सफल नहीं हुए, या उस समय के मनोवैज्ञानिक इसको सिद्ध नहीं कर पाए। तो वह वहीं पर विचार इसका रुका, और 17वीं शताब्दी, ये 16वीं शताब्दी में आया था आत्मा का अध्ययन। फिर 17वीं शताब्दी में बात आई कि यह आत्मा नहीं बल्कि मन का अध्ययन है। मन के अध्ययन से भी आगे मनोविज्ञान का क्रम चलता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स वुंट और जेम्स सली ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। इसे क्या कहा? इसे चेतना का विज्ञान कहा। अब यहां पर हम अगला फिर चेतना
के विज्ञान से यानी चेतना से ये क्रम आपका आगे बढ़ता है और फिर आता है व्यवहार का विज्ञान, जो कि 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा, जेबी वॉटसन ने व्यवहार के विज्ञान की को प्रतिपादित किया या इसके रूप में प्रस्तुत किया। वॉटसन के साथ साथ वुडवर्थ और स्किनर महोदय भी व्यवहारवाद से संबंधित हैं। यहीं पर वुडवर्थ महोदय ने इस आत्मा की से लेकर और व्यवहार के विज्ञान तक आने की स्थिति को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये मनोविज्ञान के विकास का एक क्रम हमने दिया। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात हम करते हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में जो बात होती है कि संप्रदाय है क्या, या एक प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ। मनोविज्ञान का उद्गम दर्शन शास्त्र से हुआ। अब संप्रदाय शब्द जैसे यहाँ पे आया कि मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात किया, तो मनोवैज्ञानिकों के ऐसे समूह यानी संप्रदाय को हम किस रूप में जानते हैं, संप्रदाय मनोविज्ञान के ऐसे समूह से माना जाए जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा तथा एक समान विधियों का अनुसरण करते हैं और उस समूह को यानी मनोवैज्ञानिकों के ऐसे समूह को एक संप्रदाय या स्कूल कहा गया। अब जो मनोविज्ञान के प्रमुख हमारे संप्रदाय हैं उसमें सबसे पहला संप्रदाय आता है संरचनावाद। तो संरचनावाद के प्रवर्तक वुंट और टिचनर महोदय हैं। इसका मुख्य प्रकरण यानी संरचनावाद में अध्ययन का मुख्य विषय क्या था, केंद्र क्या था, प्रकरण वह था संवेदना, और प्रारंभ इसका 1879 में। उसी तरह दूसरा संप्रदाय हमारा आता है प्रकार्यवाद। इसके प्रतिपादक एंजेल और डीवी महोदय हैं और यहाँ पर व्यवहार का अधिगम जो है वो मुख्य प्रकरण के रूप में प्रयोग किया गया। फिर हमारा तीसरा संप्रदाय की बात हम करें व्यवहारवाद। इसके प्रवर्तक वॉटसन और पावलोव महोदय, और यहाँ पर जो व्यवहार की बात यानी मुख्य प्रकरण जिस पर अध्ययन किया गया व्यवहार, और वो भी कैसा, पशु व्यवहार की बात, और ये 1912 में प्रारंभ हुआ। फिर चौथे संप्रदाय की बात करते हैं, वह है समग्रवाद। समग्रवाद के जो प्रवर्तक हैं वो वर्थिमर, कोहलर, कोफका और लेविन हैं, और यहाँ पर जो अध्ययन का मुख्य विषय था या मुख्य प्रकरण था प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतर्दृष्टि, ये समग्रवाद, और इसका प्रारंभ 1912 में। फिर पांचवें संप्रदाय की बात करते हैं। पांचवा संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद है। इसके प्रवर्तक फ्रायड, एडलर और जुंग महोदय हैं, और इसका मुख्य विषय यानी इसमें अध्ययन करने का वह अचेतनावस्था था। फिर छठे संप्रदाय की बात हम करते हैं, वह आपका है प्रयोजनवाद या इसी को प्रेरकीयवाद भी कहते हैं, और इसके प्रवर्तक मैकडूगल महोदय हैं, और यहाँ पर जो विशेष विषय था या अध्ययन का मुख्य प्रकरण था वह प्रेरणा या प्रेरक था। मैकडूगल महोदय ने इस वाद यानी संप्रदाय के पक्ष में जो उन्होंने कहा कि पशु तथा मनुष्य एक यंत्र के समान व्यवहार करते हैं और व्यवहार करना जीवित प्राणी की विशेषता है, और इसी प्रयोजनवाद या प्रेरकीयवाद की विचारधारा के अंतर्गत मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैकडूगल महोदय ने इसी विचारधारा की अंतर्गत उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। तो ये हमारे प्रमुख क्या हैं, प्रमुख संप्रदाय। इसके बाद हम सीधे आते हैं मनोविज्ञान के अगले खंड पर, जिसमें हम बात करेंगे विकास और अभिवृद्धि की, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। तो बाल विकास में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया उसी की पुनः बात करते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान।
शिक्षा के द्वारा उसका मूल उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन, और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और इस व्यवहार परिवर्तन के लिए जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब इस व्यवहार परिवर्तन, ये जो हमारा व्यवहार परिवर्तन है, इस व्यवहार परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं? शिक्षण प्रक्रियाएं आयोजित करते हैं। ये व्यवहार परिवर्तन किसका होगा? ये व्यवहार परिवर्तन बालक का होगा। तो यहाँ पर बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रक्रियाएं आयोजित करते हैं। हम लोग बालक के विकास के, बालक का जो बाल विकास के अंतर्गत हम विकास की बात करेंगे तो हम लोग 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। एक हम बात करेंगे इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, दूसरा हम बात करेंगे चाइल्डहुड, और तीसरा हम बात करेंगे एडोलसेंस की। तो ये 3 अवस्थाएं, तो यहाँ पर भी हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, इनकी विशेषताएं क्या हैं, और शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन इस स्टेज में कैसा होगा, इसी का, तो वहीं पर ये बात हम कर रहे हैं, वही उसी के संबंध में कि शिक्षण प्रक्रियाएं हम आयोजित करेंगे किसके लिए? बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए। और जो बालक का व्यवहार परिवर्तन होगा, या जिसके बारे में, यानी बालक के जिस व्यवहार परिवर्तन की बात हम करेंगे, वह जन्म से 18 वर्ष की आयु के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम आप बाल विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। चौथा हमारा एडल्टहुड है, उसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करते। अब यहाँ पर जन्म से 18 वर्ष अर्थात नवजात शिशु से वह बालक, बालक से किशोर, और यह क्रम आगे चलेगा, चलता रहेगा। तो इस पूरे नवजात शिशु से बालक, बालक से किशोर, इन सारे यानी इसका जो विकास की प्रक्रिया है उसमें 2 टर्म, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, 2 संप्रत्यय, एक अभिवृद्धि और दूसरा विकास। अब यहां हम बात करें कि सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। अब यहां पर जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, यह प्रक्रिया, जो ये प्रक्रिया की बात, कैसी प्रक्रिया कि जन्म के, और यह प्रक्रिया कब से चलती है? जन्म से के पूर्व से, जन्म के पूर्व प्रीनेटल स्टेज से, अर्थात माता के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह कब से कब तक? जन्म के पूर्व से, अर्थात माता के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब यहां यदि हम सामान्य अर्थ की बात करें, सामान्य अर्थ में तो वृद्धि शब्द का प्रयोग, जो ये वृद्धि या हम ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है। और कोशीय वृद्धि के रूप में इसका प्रयोग किसने बताया? मनोवैज्ञानिक फ्रैंक महोदय ने बताया। और जब हम विकास की बात करेंगे तो वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से होता है। और विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है। वृद्धि से, अब यहां हम बात करें वृद्धि से क्या होता है कि जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हैं वह सभी शारीरिक परिवर्तन वृद्धि हैं, और विकास क्या है? इस परिवर्तन से जो उसकी कार्य क्षमता, वह कार्य क्षमता क्या होती है? वह विकास को परिलक्षित करती है। दूसरे रूप में अगर हम कहें, विकास शरीर की अनेक संरचनाओं, शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। अब यहां पर संरचनाओं और कार्यों को संगठित करने की जो जटिल प्रक्रिया की बात हम करते हैं, तो यह वह प्रक्रिया है, यानी यह वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न रचना, जिसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं, और वह परिवर्तन 2 रूपों में हमको दिखाई देते हैं। एक आंतरिक शरीर रचना संबंधी परिवर्तन, और दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से संबंधित परिवर्तन। यानी इससे जो, इन दोनों परिवर्तनों से जो उत्पन्न होगा, यानी इन दोनों से, इससे जो उत्पन्न होगा वही एकीकृत होकर
क्या होता है, व्यक्ति को सहज, सरल, मितव्ययी या मितव्ययिता से कार्य करने के योग्य बनाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं, ये वृद्धि की बात किया, वृद्धि अनेक वृद्धि, एक नहीं बल्कि अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा स्वीकृत एकीकृत, यह क्या है, एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। वहीं वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि एकाकी प्रक्रिया होती है, जबकि हम विकास की बात करें तो विकास कैसा होता है, विकास बहुमुखी प्रक्रिया होता है। हरलॉक की परिभाषा, विकास के संबंध में हरलॉक की परिभाषा, ये आपकी परीक्षा में कई बार आ चुका है टेट के। कौन सी लाइन, अभी इसमें हम बताते हैं। जैसे यहां हम बात करते हैं कि हरलॉक की परिभाषा पर, कि जब यहां हरलॉक की परिभाषा को हमने देखा कि हरलॉक की परिभाषा के क्रम में हम बात करते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के, अब ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी लाइन, कि विकास, अगर हम इसको दिखाएं कि ये लाइन आपकी, कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये लाइन आपकी कई बार पूछी जा चुकी है। यह किसका कथन है, तो यह कथन किसका है, यह हरलॉक का कथन है। किसका कथन है, ये हरलॉक का कथन है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि हरलॉक की जो परिभाषा है उसमें तीन चीजें, तीन तथ्य प्रमुख रूप से हैं। पहला क्या है, पहला कि विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। ये कहता है कि अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, यानी विकास का प्रारंभ अभिवृद्धि के साथ होता है, किंतु वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का, यानी इसमें परिवर्तन का संकेत मिलता है। फिर दूसरा, एक निश्चित क्रम होता है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है, और वही निश्चित क्रम जब होता है तो वह किसका द्योतक होता है, वह प्रगतिशीलता का द्योतक होता है। अर्थात प्रगतिशील क्रम और एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम विकास की बात करते हैं, इसका जो लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य, वह क्या है, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये क्या है, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब यहां इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक निश्चित क्रम होगा, और जब ये निश्चित क्रम होगा तो स्वाभाविक है कि यह कैसा होगा, यह प्रगतिशील होगा। तो इन सब के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये विकास के परिणाम स्वरूप दो, एक नवीन विशेषता और दूसरा नवीन योग्यता प्रकट होती है। तो ये आपका विकास का खंड है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर, यह खंड भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। वृद्धि और विकास में अंतर की जब हम बात करते हैं, यहां से भी आपकी एक प्रश्न निकलता है, तो हम इधर वृद्धि और इधर विकास की बात करते हैं। विकास का और वृद्धि में अंतर के लिए, वृद्धि का संबंध जो है वह शारीरिक अंगों से है, जबकि विकास का संबंध उनके गुणों से। उनके गुणों से मतलब कि व्यक्ति के शारीरिक अंगों के गुणों से या उनकी कार्य क्षमता से। अभी परिभाषा में हमने देखा था कि यह क्या है, उसकी कार्य क्षमता को इंगित करता है। वहीं फिर दूसरी विशेषता की हम बात करें तो दूसरा अंतर जो है, वृद्धि विशिष्ट होती है, जबकि विकास सामान्य होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होती है। किंतु हरलॉक महोदय ने, किसने, हरलॉक महोदय ने अपनी परिभाषा में ही बताया कि यह वृद्धि
तक ही सीमित नहीं, अर्थात वृद्धि की मात्रात्मक और विकास का स्वयं का गुण गुणात्मक, तो उन्होंने कहा इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। वृद्धि के घटक कैसे होते हैं? मूर्त होते हैं, जबकि विकास के घटक अमूर्त होते हैं। तो यहाँ वृद्धि के मूर्त क्यों होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वृद्धि में चाहे वो अंगों का लंबाई हो, शरीर की लंबाई हो, भार हो, इन चीजों को हम देख सकते हैं, यानी मूर्त रूप में होते हैं। जबकि विकास क्या होता है? वह कार्य क्षमता से है, गुण से है, इसलिए वह ऑब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त होते हैं। वृद्धि उन्हीं घटकों में होती है जो जन्म के समय बालक में विद्यमान रहते हैं, अर्थात जो बालक में विद्यमान है जन्म के समय, उसी में उसकी वृद्धि होगी, उसी घटकों में, उन्हीं कंपोनेंट्स में होगी। जबकि विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि विकास में हम कर क्या सकते हैं कि विकास के अंतर्गत हम बालकों में नए गुणों का विकास कर सकते हैं, पुराने गुणों का क्षय करा सकते हैं, यानी जो समाज के अनुकूल नहीं है, परिवार के अनुकूल नहीं है, उसको हम क्षय करा सकते हैं, लुप्त करा सकते हैं और नए गुणों का क्या करते हैं? अभ्युदय कर सकते हैं। और अंतिम अंतर में कि मापन इसका सामान्य मापनी द्वारा होता है। लंबाई मापना है, हम टेप से नाप लेंगे। भार नापना है, हम वजन से नाप लेंगे, वेट से। और लेकिन मापन किसमें? विकास के अंतर्गत हमें विशिष्ट मापने की आवश्यकता होती है। अर्थात जैसे हमको बुद्धि परीक्षण करना है, तो हमें क्या करना है? बुद्धि मापने के लिए हमें विशिष्ट बुद्धि परीक्षण की जरूरत है। हमें व्यक्तित्व का मापन करना है, तो व्यक्तित्व के लिए भी हमको विशिष्ट परीक्षण चाहिए। हमें अभी बच्चे की रुचि के बारे में जानकारी करना है, उसकी अभिवृत्ति के बारे में जानकारी करना है, इन सब के लिए हमको विशिष्ट मापने की आवश्यकता होती है। तो आज के खंड में हम इतनी ही चर्चा करते हैं, फिर अगले खंड में आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।